नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी हैव ऑन आवर टेबल। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिनके बारे में आप मीन्स ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कभी भी आपने नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं यूएसए वर्सेस चाइना वाली जो सिचुएशन चल रही है। तो इसमें तीन ऑप्शंस के बारे में बात बताई जा रही है। एक जो है दैट इज अल्टीमेटम गेम। ये कोई नई वीडियो गेम लॉन्च नहीं हुई है, ये जियोपॉलिटिक्स की एक स्ट्रेटजी है। दूसरी जो चीज़ है इसको कहते हैं केएफसी गेम। नो, इट्स नॉट केएफसी गेम, इट इज जस्ट चिकन गेम, इसका नाम है। एंड द थर्ड वन इज मैकडोनाल्ड्स। नो, द थर्ड वन इज ग्रिम ट्रिगर स्ट्रेटजी। क्या कभी सुना है इन तीनों के बारे में? नहीं ना? क्या है ये? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन इन डिटेल। ये यूएस और चाइना के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। देन वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारे देश का एक राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारे देश में, पहले तो देश में नहीं लेकिन तमिलनाडु राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज़, जिनको जनरली हम कहते हैं दिव्यांग या फिर कॉमनली डिसेबल कहा जाता है, लेकिन दिव्यांग शब्द जो है दैट इज मच मोर अप्रोप्रिएट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस बिल में इतनी ताकत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दूसरे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तमिलनाडु के इस बिल से इंस्पायर होंगे। तो जो पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनके लिए ये बिल गेम चेंजर साबित होने वाला है अगर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक था। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और अब यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रही हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हमारे देश में एक आर्टिकल 200 पर जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, तो उसके बाद जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, इस प्रकार की एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है ये सारी चीज़ें, राइट। एंड देन वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जो टॉपिक है दिस वन इज़ अबाउट शिपिंग इंडस्ट्री। तो चलिए एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएस imposing port fees on Chinese owned or operated ships and its impact on global trade dynamics। अब यूएसए ने एक नई चीज़ जो है वो अनाउंस की है। न्यू पोर्ट फीस जो है वो अप्लाई होगी किन पर? चाइनीज़ ओन्ड और ऑपरेटेड शिप्स। अगर कोई शिप है जो चाइना की है, ओनरशिप चाइना की है, या फिर चाइनीज़ कंपनीज के द्वारा अगर ये शिप्स को ऑपरेट किया जा रहा है, तो फिर यूएसए की सरकार जो है वो ऑलरेडी एज यू नो के 245% टैरिफ तो लगाया है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, ऊपर से चाइनीज शिप्स जो हैं उन पर और ज़्यादा पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई जाएगी। तो जो इनिशियल प्लान है वो कुछ ऐसा है कि पर शिप जो हैं, पर पोर्ट, आप समझ लीजिए कि एक बार एक शिप जो है वो यूएसए के किसी पोर्ट पर पहुंची, व्हेन आई से एक बार, आई मीन टू से चाइनीज ओन्ड और ऑपरेटेड शिप्स की बात, यहाँ पर स्पेसिफिकली इसी देश के बारे में बात हो रही है। तो कितना भाड़ा लगेगा पता है? $1.5 मिलियन पर शिप, पर पोर्ट कॉल। एक बार वो शिप गई तो इट हैज़ टू पे $1.5 मिलियन, दूसरी बार जाएगी तो दूसरी बार $1.5 मिलियन। तो चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी बिट मोर मैसिव व्हेन इट कम्स टू यूएसए एंड चाइना। अभी है ऐसा कि चाइना जो है इसका डोमिनेंस है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में, और इसके पीछे जो रीजंस बताए जाते हैं उसमें नंबर वन रीज़न जो है दैट इज़ कि चाइना की सरकार ने बहुत ही बड़ी सब्सिडीज़ जो है वो शिप मेकिंग कंपनीज को प्रोवाइड की है। जो एक कॉस्को नाम की कंपनी है, COSCO, कॉस्को, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ट्रांसपोर्टर है पूरी दुनिया में। और चाइना का जो स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है, तो विश्व युद्ध 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी शिप्स बनाई है किसी ने तो दैट इज़ चाइना। और आज पता है चाइना कितनी शिप्स बनाता है एक साल में? 1700 शिप्स पर ईयर। बड़ी शिप्स की यहाँ पर बात हो रही है। और यूएसए का आंकड़ा क्या है पता है? 5 शिप्स पर ईयर। जस्ट इमेजिन। तो चाइना शिप बिल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और
मुझे आज भी याद है, कोविड के समय की बात है। कोविड के टाइम पर ये जो एक उस समय पर हिंदू एनालिसिस नाम की सीरीज़ जो है वो मैं चलाता था। तो ये जो हिंदू एनालिसिस के समय पर, ये कोविड के टाइम पर ये भी एक डिस्कशन हुई थी कि ये जो कंटेनर्स हैं उनकी शॉर्टेजेस थी। और कंटेनर्स के भी आप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि चाइनीज़ कंपनीज ही कंटेनर्स में सबसे ज़्यादा हैं। तो कंटेनर का भी रेंट आपको पे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों में चाइना जो है वो बहुत आगे चला गया है। लेकिन आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो मैंने आपको बताया ना 3 स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उस डिस्कशन में हम ये भी देखेंगे कि यूएसए को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो उतना भी अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते। चाइना की कुछ बड़ी बड़ी खामियां हैं। क्या है ये खामियां? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब वी विल टॉक अबाउट इट। तो यूएस पोर्ट फी पॉलिसी हाईलाइट्स द चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग चाइनाज एंट्रेंच्ड पोजीशन इन ग्लोबल शिपिंग। कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो चाइना की एक डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है, तो इसको काउंटर करने की एक कोशिश जो है वो कर रहा है। चाइना का एक सिस्टमेटिक डोमिनेंस हो चुका है इसमें। और ये जो कॉमर्शियल शिपिंग और नेवल एक्सपांशन जो है, तो इसके बीच की जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती जा रही है चाइना में। तो यूएस पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स ए लैक ऑफ फोरसाइट एंड रिस्क्स एंड इरोडिंग ट्रस्ट ड्यू टू हेस्टी डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की है तो हमारे देश भारत ने की है। हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। आप देखिए, आज भी हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का कोई पोर्ट नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज भी क्या होता है, जो बड़ी शिप्स होती है उसमें बहुत सारा सामान जो है वो श्रीलंका पहुंचता है, और श्रीलंका से ये छोटी छोटी शिप्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारे देश तक ये सामान जो है वो पहुंचता है। तो डायरेक्ट जो बड़ी शिप्स है ना, वो हमारे देश इंडिया नहीं आती, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो इस क्षेत्र में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रहे हैं। और रही बात कमर्शियल शिप बिल्डिंग की, तो इसमें भी जो एक समय पर अपॉर्चुनिटीज़ थी, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी हैं। राइट। हमारे इन जनरल अगर पोर्ट का ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शिप बिल्डिंग में हम पीछे रहे हैं। हमारे देश के, अगर आप जो कहते हैं ना, व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, नाविक यू कैन से, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि जो मर्चेंट नेवी के जो सेलर्स हैं, सेलर इज़ द राइट वर्ड। आप देखेंगे कि दुनिया की जो अलग अलग शिप्स होती हैं, अलग अलग देशों की ओन्ड या फिर अलग अलग देशों के फ्लैग के तहत चलने वाली जो शिप्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगर 25-30 का स्टाफ है तो आपको उसमें 10-12 इंडियंस तो देखने को मिलेंगे ही। तो इतने अच्छे सेलर्स हैं हमारे पास, दुनिया भर की शिप्स में हमारे सेलर्स जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन शिप बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जो है वो हम पीछे रह गए। शिप बिल्डिंग जो है ये टेक्नोलॉजिकली उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन कैपिटल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो भारत का जो मैरीटाइम पोटेंशियल है, इसका अगर आज भी हम प्रॉपर प्लानिंग करें, राइट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, राइट कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, तो शिप बिल्डिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा के लिए हमें प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। और एक जो लेट कमर्स का एडवांटेज है वो हमें किस में मिल सकता है पता है? इलेक्ट्रॉनिक शिप्स में, या फिर हम जो सस्टेनेबल शिप्स हैं उसकी तरफ, अगर हाइब्रिड शिप्स, इस प्रकार की कोई नई टेक्नोलॉजी पर काम करें तो हम यहाँ पर एक अपना मार्ग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये यूएसए और चाइना के बीच में जो राइवलरी हैं, ये एक बहुत ही नए लेवल पर पहुँच रही है। और ऊपर ऊपर से हमें लग रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल इन डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, discuss the constitutional friction between governor, president and judiciary in India using the recent Tamil Nadu bill controversy as a case study. पीरियोडिक फ्रिक्शन जो है वो डेमोक्रेसीज में अलग अलग पिलर्स के बीच में होते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो चलती रही है। ट्रायंगल जो है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा होता रहता है। लेकिन डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स जो हैं इनको बहुत ही रिस्ट्रेंट तरीके से और बहुत ही डिस्क्रीशन से, बहुत ही चुपके से, किसी को, पब्लिक को पता भी ना चले, और ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाए। ये चीज़ें जब पब्लिक में आती है ना तो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। अब
सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया तो इस पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है एक सुपर पार्लियामेंट के तौर पर काम करती है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन यू नो कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो है वो मजबूर हो चुकी थी इस चीज़ पर एक स्टैंड लेने में, क्योंकि जो गवर्नर RN रवि साहब हैं उन्होंने 10 बिल्स पर सालों से कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया था। और जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है और उनको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगी, तो उस समय पर उन्होंने ये बिल्स जो है वो प्रेसिडेंट के गोद में डाल दिए कि प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, क्या आप इसके बारे में सोचिए। तो एक और हर्डल जो है वो क्रिएट किया है। वो नहीं जानते होंगे कि उनके इस प्रकार के बर्ताव की वजह से या फिर जिस प्रकार की एक्शंस या फिर इन एक्शन उन्होंने ली है, इसकी वजह से इतने बड़े चेन रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अब जो गवर्नर की जो एक्शन जिसके बारे में हमने बात की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक लंबे समय तक अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है, दिस स्टैंड इज़ प्रॉपर। इसमें मुझे पर्सनली कोई ऐसा इश्यू नज़र नहीं आता है। अगर हम 1987 की बात करें, और मीन्स ये 1987 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट दिया है, तो इसमें सिर्फ गवर्नर नहीं लेकिन प्रेसिडेंट पर भी एक टाइमलाइन जो है वो अप्लाई कर दी है कि आपको लगभग नॉट लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने का वक्त है, मैक्सिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 1 मंथ। इसके अंदर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट दोनों को अपना डिसीजन जो है वो उस बिल को लेकर दे देना है। तो प्रेसिडेंट को भी इसमें यहाँ पर क्यों ऐड कर दिया इस जजमेंट में, उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। अगर आप 1987 का पोस्टल बिल को स्टडी करेंगे, आप गूगल कीजिएगा इसको थोड़ा, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ। 1987 में उस समय पर हमारे जो प्रेसिडेंट थे ज़ायल सिंह, तो लेट मी राइट इट डाउन हियर, क्योंकि ये साहब जब हमारे प्रेसिडेंट थे तो हम में से बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, तो शायद हमें नाम ना, ZAIL, राइट, ज़ायल सिंह। तो ये 1987 की बात है। पोस्टल बिल जो है तो इन पर वो बैठ गए थे, ही वॉज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन एट ऑल। तो इसकी वजह से काफ़ी जो अभी तमिलनाडु की सिचुएशन हुई थी, उस समय पर हमारे पार्लियामेंट की सिचुएशन जो है वो कुछ इस प्रकार की हो गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 महीने का जो एक वक्त दिया है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 जो है इसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है, इसका इस्तेमाल करते हुए, राइट, इसको इन्वोक किया। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू एनफोर्स इट्स ऑर्डर। और अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं वो भी टेक्निकली राइट है। उनका कहना यह है कि अगर पार्लियामेंट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो ये चेंजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, और उसमें वो टेक्निकली राइट है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का डोमेन अलग है, सुप्रीम कोर्ट का डोमेन अलग है, और यहाँ पर जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का अगर काम कर रही है तो टेक्निकली स्पीकिंग जुडिशरी जो है उसने ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन्स जो हैं इनको एनक्रोच किया है। अब एक तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 200 है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था कि जिन चीज़ों में ये बताया गया हो कि जल्द से जल्द आपको स्टैंड ले लेना है, तो मीन्स जब आपको एक वक्त के अंदर मीन्स जहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, और कहा है कि जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको एक डिसीजन ले लेना है, फिर आप इसको इनडिफाइनाइटली एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो टेक्निकली पार्लियामेंट को चेंजेस करने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करवाया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पार्लियामेंट कोई चेंजेस नहीं कर रही थी, तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड लिया। तो इस प्रकार की भी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्म्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो मैं कई बार इनको पिलर्स कहता हूँ, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, तो इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो लोगों का जो भरोसा है इंस्टीट्यूशंस पर वो थोड़ा
वीक हो जाता है। दूसरी तरफ एक और एंगल है, वे सारे लोग जो कहते हैं कि अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल कर रही है। ऐसी बातें चौराहे पर काफ़ी ज़्यादा होती है, कहते हैं कि भाई अब तो मोदी साहब जो कहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो करते हैं। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के डिसीजंस आते हैं तो ये इस बात को भी प्रूव करते हैं कि भाई जुडिशरी जो है उसका एक इंडिपेंडेंस आज भी है। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन जो है, दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशन। पास्ट में अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो होम मिनिस्ट्री जो है वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में एक इंटरमीडिएरी का काम कर रही थी। लेकिन आज ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। बट एनीवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिस्ट्रेंट से, सर्कमस्पेक्शन से और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टैंड्स लेने चाहिए जिससे ये जो अलग अलग पिलर्स हैं इनके बीच में और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़े। इनको ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे पर इस प्रकार के स्टैंड लेने की। सो लेट्स होप कि ये 3 पिलर्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत काम करें और इसके साथ साथ लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करें। मूविंग ऑन टू यूएस चाइना टॉपिक। आज आपको लगेगा कि सर यूएसए के साथ जुड़े हुए बहुत टॉपिक है। एक तो यूएस चाइना वाला शिप वाला इश्यू देखा, अब यहाँ पर टैरिफ वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको सिखानी है दैट इज़ द 3 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। मैंने एक इंट्रोडक्शन में ब्रीफ दिया ना कि ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, तो these 3 strategies are the most important. Analyze the dynamics of the ongoing tariff war between the US and China, focusing on its implications beyond trade and economics. याद रखिए, ये जो यूएसए और चाइना के बीच में अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर के ऊपर या फिर ऊपर नहीं, आप उसकी गहराई को कह सकते हैं, टैरिफ वॉर ऊपर ऊपर की बात है। उसके नीचे अगर आप जाएं थोड़ा तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज मोर अबाउट ए टेक्नोलॉजी वॉर। और उसके भी अगर नीचे जाएंगे देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो है मेन जो काम है दैट इज ऑल अबाउट डोमिनेशन, राइट। ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो आने वाले 50 सालों में किसका रहेगा, ये रियल कंपटीशन है। दिस इज अ कंपटीशन अबाउट बीइंग एट द वेरी टॉप ऑफ द गेम। और दोनों ट्रंप साहब और शी जिनपिंग की पर्सनालिटीज को आप देखेंगे तो दोनों ऐसे लीडर्स हैं जो अपने ईगोज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट्स। तो ये चीज़ जो है ये और ज़्यादा आगे बढ़कर सीवियर ही होने वाली है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चाइना जो है अभी भी वहाँ पर पहुँचा नहीं है। यूएसए ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गया है। यूएसए एक सुपर पावर है। चाइना आज हम ऐसा नहीं कह सकते 100% कॉन्फिडेंस है कि वो सुपर पावर है। समवेयर सम थिंग्स आर मिसिंग व्हेन इट कम्स टू चाइना। तो चाइना की वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें, उनकी वीकनेसेस की बात करें, तो सबसे बड़ी वीकनेस, बहुत सारे लोग जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस बात को, लेकिन जी हाँ, चाइना जो है व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी, चाइना आज भी इनसिक्योर है। चाइना के पास अपने आप का पेट भरने की क्षमता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी में भी चाइना जो है वो यूएसए से लगभग 30 साल पीछे है। आप सोचेंगे कि भाई स्पेस में स्पेस स्टेशन बना लिया, खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है, तो 30 ईयर्स ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा कह सकते हैं? नहीं। द थिंग इज़, देखिए, आपको शायद याद होना हो या फिर पता होना हो, लेकिन जब बाइडन साहब प्रेसिडेंट थे ना, तो एक चीज़ पर एक एक्सपोर्ट लॉज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और जो टेक्नोलॉजिकल थेफ्ट है, जो टेक्नोलॉजी की चोरी करता है चाइना, तो इस पर एक कर्ब लगाने की पूरी कोशिश जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। एंड दिस इज समथिंग दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव। चाइना जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता है टेक्नोलॉजी को। जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात की थी, और मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था कि मार्केट का एक्सेस चाहिए तो यू हैव टू डू दैट। बात कर रहे थे ना कि इंडिया और चाइना के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है। चाइना की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आए, लेकिन अगर उनको हमारी मार्केट एक्सेस करनी है देन वी विल आस्क फॉर कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना की कॉपी पेस्ट है। तो
दैट्स द रीज़न वी आर सेइंग कि चाइना जो है वो अभी भी बहुत ही पीछे है। और फूड सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अभी फूड इनसिक्योर है, बाहर से खाने और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना को मंगवानी पड़ रही हैं। तो ये दो चीज़ें, ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, फूड। इसी के साथ कुछ लोग ऐसा भी आर्ग्यू करेंगे कि यूएसए ने चाइना से पैसे लिए हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई इतना ज़्यादा कर्ज है, समवेयर अराउंड 3 ट्रिलियन जितना कर्ज जो है वो तो सिर्फ चाइना ने पैसे दिए हैं यूएसए को। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप जो है वो इन चीज़ों को राइट डाउन कर दे कि अब नहीं देना है पैसे। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा एक देश जो है वो कर सकता है अगर चीज़ें और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और मुझे लगता है ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा आगे चलकर सीवियर ही होने वाली हैं। अब ट्रेड वॉर की जो नेगोशिएशन की स्ट्रेटजीज हैं, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो है अल्टीमेटम गेम। तो अल्टीमेटम गेम में ये है कि ट्रंप साहब जो हैं, यूएसए जो हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेगा और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो चाइना के सामने रखी जाएगी। और इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो चाइना इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें या चाइना इनको रिजेक्ट करें। तो इस प्रकार की चीज़ें मीन्स यूएसए विल ट्राई कि ऐसी डोमिनेटिंग जो प्रपोजल्स हैं, ऐसी कंडीशंस जो हैं वो चाइना के सामने रखी जाए। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन चाइना कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, नंबर 1। दूसरा जो है ये चिकन गेम। तो इसमें चिकन गेम में ये है कि चाइना के मीन्स चाइना भी ये कोशिश कर रहा है, चाइना और यूएसए दोनों एक दूसरे के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। जब हम वो खेलते हैं ना कि आमने सामने बैठ जाते हैं और पहले कौन आंखें ब्लिंक करता है, इट्स लाइक दैट। एक दूसरे की नर्व्स को टेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा सकती है या फिर की जा रही है कि पहले कौन झुकेगा, कौन पुष्पा है और कौन पुष्पा नहीं है, राइट। तो दिस इज चिकन गेम। एंड द थर्ड इज ग्रेम ट्रिगर स्ट्रेटजी। तो ये सबसे डेंजरस हो सकती है। इसमें यह है कि किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये 3 ऐसे नेगोशिएशन की स्ट्रेटजीज जो हैं ये अप्लाई की जा सकती हैं 1 by 1, या फिर 2 को अप्लाई की जा सकती है या फिर तीनों को एक साथ। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। अगेन वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। अमेरिका का अभी एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ वॉर, राइट। और चाइना के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप देखिए चाइना जो है वो तुरंत ही एक मार्केट जो है वो ढूंढने लगा। वैसे चाइना के लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वी आर रेडी फॉर इट एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। चाइना की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो शी जिनपिंग साहब को बहुत सारे लक और बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर चीज़ों को चेंज करना है अपने ख़ुद के देश के लिए। तो और अच्छी बात यह है कि हमारा देश भारत जो है वो भले ही चाइना के टर्म्स मीन्स चाइना के साथ कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी में हम उतने आगे नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ पर है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। आपको पता है कारगिल के युद्ध के समय पर क्या हुआ था? उस समय पर यूएसए जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो ये जीपीएस सिस्टम जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये तो यूएसए की सिस्टम है। और ये सारे फाइटर जेट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो जीपीएस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यूएसए ने हमारे लिए जीपीएस भी बंद कर दिए थे। एंड दैट्स द रीज़न कि भारत ने सोचा कि आज नहीं तो कल हमारा खुद का एक अपना खुद का जीपीएस होना चाहिए। और फिर हमने नाविक जो हैं उसको लॉन्च किया, IRSS है ना, ऐसा कुछ नाम, इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इसको लॉन्च किया जिसका दूसरा नाम नाविक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आत्मनिर्भरता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ देम। अब देखिए कल अगर सिचुएशन कुछ टफ हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी से आपका पेट नहीं भरेगा, खाने पीने की चीज़ों से आपका पेट भरेगा। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने ये चीज़ अचीव की, दैट्स अ बिग थिंग। अब ये टैरिफ वॉर से हम ये और एक चीज़ सीख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी आज नहीं तो कल हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो 15, 20, 25 साल के बाद यू नेवर नो कि किस देश के साथ हमारा इश्यू चल रहा हो। तो अगर हम फूड सिक्योरिटी में, अगर हम टेक्नोलॉजी में, पानी में, ये सारी चीज़ों में अगर हम सिक्योर हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो इस प्रकार की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो कोई देश हमारे साथ नहीं कर सकता। दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम
this war that is going on between, tug of war that is going on between USA and China, right? Moving on to next topic, this one is about a bill, right? Tamil Nadu ने जो पास किया, discuss the significance of Tamil Nadu's recent bills to include persons with disabilities in local governance and their potential impact on addressing सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। तमिलनाडु की सरकार ने एक इनफैक्ट 2 बिल्स जो हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने टेबल पर रखे। एक जो है इट इज़ अबाउट तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी एक्ट जो है, तो उसको अमेंड करना है। डू यू वांट मी टू राइट इट डाउन हियर? तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी एक्ट। दूसरा जो है दैट इज़ तमिलनाडु की पंचायत एक्ट, पंचायत एक्ट। ये 2 बिल्स जो हैं, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, इन दोनों को अमेंड किया है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये 2 बिल्स जो हैं दे विल प्रोवाइड ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इन ऑल लोकल बॉडीज। सारी जो लोकल बॉडीज हैं उसमें जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु के, उनका कहना ये है कि अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो ये एश्योरिटी के साथ गारंटीड जो पोस्ट हैं डिसेबल्स के लिए, दिव्यांगों के लिए, तो दैट इज़ 650। अगर हम विलेज पंचायत की बात करें तो इसमें 12,913 जितनी पोस्ट जो हैं ये गारंटीड क्रिएट होगी। पंचायत यूनियन में कुछ 388 और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में डीपी यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 37 पोस्ट। अभी फ़िलहाल कैसे सिचुएशन है खबर है? अब पता है यूएलबी जो हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ तमिलनाडु में, तमिलनाडु की अर्बन लोकल बॉडीज़ में फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 35 ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं और जिनके पास ये पोस्ट है। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो गारंटीड पोस्ट जनरेट होगी, लगभग आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 14,500 जितनी पोस्ट जो है वो जनरेट होगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा व्हेन इट कम्स टू पीपल विथ स्पेशल पावर्स या फिर जो दिव्यांग लोग हैं। और ये इनिशिएटिव यही चाहता है कि ग्रास रूट लेवल डिसीजन मेकिंग में दिव्यांग लोग जो हैं उनका रोल और ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि ये दिव्यांग लोग जो हैं इनकी पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, राइट? उनको लोग कमज़ोर नहीं, उनको एक लीडर के तौर पर देखेंगे। इसी के साथ साथ एक सोसाइटी में भी एक बदलाव आएगा, उनको देखने की जो दृष्टि है वो लोगों की चेंज होगी। इसी के साथ दिव्यांगों की डिग्निटी होगी, जो स्टिग्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है डिग्निटी बढ़ेगी और स्टिग्मा जो है वो ख़त्म होगा या फिर कम होगा। और हमारे देश में लोकल गवर्नेंस की बात करें, मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करें, तो ये पहला ऐसा एफर्ट जो है वो किसी राज्य ने लिया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमारे सामने आ रही है। एफर्मेटिव एक्शन इज क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड सिस्टमेटिक डिप्रिवेशंस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, राइट? तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की एक कोशिश जो है वो तमिलनाडु सरकार कर रही है। और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट लेट्स होप कि ये बिल के आने से, ये इनिशिएटिव के आने से, और इसको में प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम अगर क्रिएट की जाए तो जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को भी हम फुलफ़िल कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, स्टिग्मा कम होगा, जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तमिलनाडु की सरकार ने जो एक स्टैंड लिया है तो इससे दूसरे राज्य जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे एंड होपफुली नेशनल लेवल पर भी एक इंस्पिरेशन जो है वो ये क्रिएट करने की ताकत रख सकता है, ये पर्टिकुलर बिल इनफैक्ट रखता है, राइट? आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, ये सीरीज़ जो है इट हेल्प्स यू विथ दीज 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसी के साथ ये सीरीज़ जो है इसको खास करके जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। प्लीज़ डू मेक श्योर कि ये जो सीरीज़ हैं आप ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको इस प्रकार की सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें
चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंप्लीफाई करके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए ऑन डेली बेसिस, राइट। ये अपने आप में एक मुझे लगता है इट इज़ अ गेम चेंजर। आने वाले समय में जब रिजल्ट्स क्रिएट होंगे देन यू विल रियलाइज कि इसकी ताकत क्या है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, अगेन दिस वन इज एसोसिएटेड विथ यूएसए। आज 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूएसए के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एज यू नो, राइट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो फिर मैं इतनी ज़्यादा यूएसए पर बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, कैसे वहाँ की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसा एक स्टैंड ले रही हैं, और इसको कहते हैं एकेडमिक फ्रीडम और जो प्रॉपर डाइवर्सिटी। तो क्रिटिकली एनालाइज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस अटैक्स ऑन हायर एजुकेशन इन द यूएस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर एकेडमिक फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। अभी मल्टी प्रोंग्ड अटैक्स जो हैं वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें एकेडमिक फ्रीडम पर ख़तरा आ चुका है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो डाइवर्सिटी होती है इस पर ख़तरा है, और ये भी धमकी दी है कि आपका जो फेडरल फंडिंग है ये सारी चीज़ों इनफैक्ट ब्लॉक कर दिया है, और आने वाले समय में टैक्स और ये सारी चीज़ें डालने की बात जो है वो कर रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनका एक रोल रहा है, जो लोग क्यूरियस हैं, जो लोग कोई नई चीज़ शोधना चाहते हैं, जो लोग सोशल मोबिलिटी मीन्स यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई की आपने, आप मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, और फिर आप सोशल मोबिलिटी का काम करती है यूनिवर्सिटीज़। जो लोग एस्पायरिंग परिवारों से आते हैं और उनके बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचते हैं देन यू विल फाइंड कि उनका जीवन जो है वो बदल जाता है। अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, ये सारी चीज़ें, एक इंसान जो है वो एक अलग इंसान बनकर निकलता है फ्रॉम these great institutions। तो एक उटोपियन आइडियल्स तो हैं ही, नो डाउट अबाउट इट। इसी के साथ यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में मीन्स यूएसए के लोग भी इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि जावा जो है दैट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ, मैं जावा मोटरसाइकिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, राइट। जावा बाइक एंथुजियास्ट को लगेगा कि जावा वहाँ का है, नहीं, वो जावा नहीं, हम कंप्यूटर वाला जावा जो है, आईटी वाला जावा की बात कर रहे हैं। वायरलेस इंटरनेट जो है वो यूनिवर्सिटी की देन है, राइट। पोलियो की वैक्सीन जो है ये यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन इसी के साथ साथ ये सारे कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ये अब कुछ एलिट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। हमने आईवी लीग के बारे में बात की थी, तो बहुत ही हाई ट्यूशन फ़ी रहती हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं, तो इनको भी थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ट्रम्प साहब जो हैं उनका अटैक जो है दैट इज़ रूटेड इन आइडियोलॉजिकल रिटोरिक एंड कैपिटलिस्टिक मोटिवेशंस। अब ट्रम्प साहब का दावा ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये एंटी सेमिटिज़म को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी, और प्रकार की मोनोपोली अब यहाँ पर होने लगी है एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जितनी आज़ादी रहेगी और यूनिवर्सिटीज़ को जब जितना आज़ाद रखा जाएगा उतना ही उस सारे देशों के लिए जो है वो अच्छी बात है। अब ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मिलकर ट्रम्प की पॉलिसीज़ जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन एज वेल। हार्वर्ड जो हैं वो ये फ़ंड को फ्रीज़ करना और जो टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस जो है उसको हटाने पर जो स्टैंड लिए जाएंगे, तो इस पर मीन्स इनफैक्ट ये फ़ंड फ्रीज़ को लेकर हार्वर्ड ने केस भी फाइल किया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उनके वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने केस फाइल किया है। और मिलकर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मीन्स अलग अलग जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलकर अब ट्रम्प साहब के खिलाफ या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो एक आवाज़ उठा रहे हैं। To survive political attacks, universities must address public skepticism and promote inclusivity। इसमें ट्यूशन फ़ी को लोअर करने की ज़रूरत है, एनरोलमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना, खास करके जो गरीब परिवार से आते हैं वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स जो हैं उनको और ज़्यादा एनरोल करना ताकि उनकी भी सोशल मोबिलिटी हो, और लोगों को एजुकेट करना है कि यूनिवर्सिटी ने कितने लाइफ सेविंग रिसर्च और इनोवेशंस प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज, तब जाकर वो यूनिवर्सिटीज़ को, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये एक रिस्पेक्ट जो है या फिर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स एज फार एज all these topics are concerned. Thank you very much for your love and support,
एंड एज यू नो डियर फ्रेंड्स, जिनको ये वीडियो पसंद आया तो 3 चीज़ें आपको करनी है. एक तो है कि सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट इज़ टू हिट द लाइक बटन के साथ साथ एटलीस्ट ड्रॉप ए कमेंट कि आज की डिस्कशन में सबसे वाव मोमेंट जो है वो वाव मोमेंट या फिर मोमेंट्स आपके लिए कौन से रहे. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर करें. जैसे वीडियो बनाना, रिसर्च करके वीडियो बनाना और डिलीवर करना जो है वो आपको मुझे रिमाइंड करवाना नहीं पड़ता है. आई डू इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज वेल. दिस इज़ आउट ऑफ लव आई एम सेइंग. ओके, ये कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ या कोई धमकियाँ नहीं है, ये प्यार मोहब्बत से मैं कह रहा हूँ. तो इतना तो आप क्यूरियसली के लिए कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.